रिज्यूम करते हैं क्लास को। और मैंने क्वेश्चन दिया था 2 into 6 डिवाइड बाई 3, इसका मतलब है 6 3 से डिवाइड हो रहा है, पावर 2 यानी सारा ब्रैकेट पावर हो रहा है, और फिर -8 यानी ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होकर 8 से माइनस होगा, और फिर ये सारा ब्रैकेट सॉल्व होकर 9 से माइनस 9 से प्लस होगा। तो इसको पहले हमें पोस्टफिक्स में करना था, फिर इनफिक्स, फिर सॉल्यूशन करना है। तो ये आपने कर लिया होगा बाद में, ठीक है। आंसर क्या है इसका? इनफिक्स से नहीं बताना, पोस्टफिक्स से जो तुमने सॉल्व किया उसका आंसर क्या मिला तुम्हें, या कहीं स्टक तो नहीं हुआ, या किया नहीं, तो बाद में करोगे। 17 आ रहा है तो इनफिक्स में चेक कर लो ना 17 आंसर है या नहीं है। तो मोबाइल नहीं है तो मैं चेक कर लेता हूँ, तुम भी चेक कर लो अपने इनफिक्स। ये तुम्हारा पोस्टफिक्स से आ रहा है ना, इनफिक्स से चेक करो, उसका आंसर 6 यानी सही सही है। गुड, इसका तुम्हारा कन्वर्जन भी ठीक हुआ, सॉल्यूशन भी ठीक हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अहमद हुसैन साहब ने सॉल्व कर लिया, तो इसमें मतलब बाकी सब लोग भी सॉल्व कर लेंगे। कोई इशू हो तो डिस्कस कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होगा। लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है अहमद और बाकी स्टूडेंट कि अगर आप इसका कोड लिख लेना बगैर टीचर के गाइड के, तो फिर एक गेम है ना कि आपको समझ आ गया बाकी अच्छी तरह से। सर पोस्टफिक्स वाला बता दें, पोस्टफिक्स वाला क्या बताऊं? देखो इसमें पोस्टफिक्स की रोटेशन अगर हम इसी तरह करते रहेंगे तो फिर तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे ना। सिंपल सॉल्यूशन तो समझ आ गया। हाँ, तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। आपको मैं जल्दी अगर समझाऊं तो बहुत क्विकली समझाऊं तो 3 पहले ब्रैकेट आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत स्लो नहीं जा रहा, जल्दी नहीं जा रहा। 3 ब्रैकेट आ जाएंगे यहाँ पे, फिर 2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर स्टार आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। स्टार के बाद फिर 6 यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद डिवाइड यहाँ आ जाएगा। अच्छा, डिवाइड को जब रखने जाएंगे ना, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम प्रोसीजर से मैं पहले बता चुका हूँ। तो डिवाइड को जब रखने जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई को उठा के यहाँ रख देंगे आप, तो हमें ये मल्टीप्लाई आ गया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिवाइड बचा, ठीक हो गया। उसके बाद 3 आ गया, तो 3 यहाँ चला गया। उसके बाद जो है वो आपके पास 3 आने के बाद जो है वो पावर आ गया, क्लोज ब्रैकेट आ गया। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि यहाँ तक के एलिमेंट बाहर निकाल देंगे, तो डिवाइड को बाहर निकाल के आउटपुट पे, और ये एलिमेंट भी बाहर चला गया और ये एलिमेंट भी बाहर चला गया, ठीक हो गया। और उसके बाद अब आपके पास सिर्फ 2 ब्रैकेट बचे हुए हैं। मैं नया ब्रैकेट नहीं बना रहा, अभी शुरू करो। और आपने ये वाले ब्रैकेट तक सॉल्व कर लिया। अब पावर आ गया, तो पावर तो जा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी तो कुछ है ही नहीं और कोई ऑपरेटर, तो पावर चला गया। पावर के बाद जो है 2 है, तो 2 यहाँ आ गया। 2 के बाद जो है ब्रैकेट क्लोज है, तो ब्रैकेट क्लोज का मतलब है ब्रैकेट तक के सारे एलिमेंट निकाल दो, यानी यहाँ तक के, तो ये निकल जाएगा बाहर, और पावर निकल जाएगा, तो पावर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये भी निकल गया बाहर। उसके बाद फिर आपके पास माइनस है, तो कुछ तो है नहीं, माइनस ही रह जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे। फिर 8 है, तो 8 यहाँ चला जाएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज का मतलब है जो भी चीज़ के अंदर है वो बाहर निकल जाएगी ब्रैकेट तक, तो ये ब्रैकेट तक की चीज़ बाहर निकल गई, ये माइनस भी बाहर निकला, तो माइनस यहाँ था, तो बकेट इस वक्त एम्प्टी हो गया, ठीक है। हमने बकेट पे टेस्टिंग नहीं लगाई थी, हमने कहा था एलिमेंट जब तक खत्म ना हो। तो अब प्लस आ गया तो प्लस को यहाँ रख दिया, फिर 9 आ गया तो 9 को यहाँ रख दिया, और प्लस क्योंकि अब ये कैरेक्टर स्कैन हो चुका है सारा, तो फिर आपने जो है यहाँ पे प्लस को बाहर रख देना है। ये कन्वर्जन है इसकी, थोड़ी क्विकली मैंने की है क्योंकि हम कर चुके थे काम। सोल्यूशन तो बहुत आसान है, पहले ये जाएगा ऑपरेटर, ये जाएगा, फिर सॉल्व हो जाएगा, 12 आ जाएगा। हमें देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व, यानी इन दोनों तीनों को सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर ये चला जाएगा बकेट में, फिर ये डिवाइड होगा, तो 12 डिवाइड बाई 3, यानी यहाँ तक का आंसर देखा जाए तो 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 चला जाएगा बकेट में, फिर पावर होगा तो 4, तो आपको नजर आएगा कि 4 की पावर 2, नीचे वाला 4 है, तो 4 की पावर 2 16, यानी यहाँ तक का आंसर 16 आ जाएगा। 16 के बाद फिर 8 आएगा बकेट में, फिर माइनस करेंगे तो 8 ऊपर आएगा 16 में, 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 जो है वो 8 हो जाएगा, तो यहाँ तक 8 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद 9 बकेट में जाएगा, 9 टॉप पे होगा, प्लस करेंगे तो 9 और 8 प्लस होगा, तो कितना आ जाएगा 17 आंसर आएगा। थोड़ा मैंने क्विकली कर दिया, तो गुड, सही है ना। तो आप इसकी मोर प्रैक्टिस करें, मैंने वो सवाल दिया है तो उसमें उसको मैं इंशाल्लाह पिछली दफ़ा की स्लाइड्स में शेयर नहीं की थी, इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पे याद दिला देगा, तो वो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये है मेरे भाई, कि मिसाल के तौर पे आपके पास अगर ये सवाल है, अब छोड़ दो कि ये नहीं है और ये भी कुछ नहीं है, ये सवाल है, ये एक इनफिक्स नोटेशन है, इनफिक्स नोटेशन आपको दी हुई, तो नजर ही आ जाओ,
और अब आपसे कोई कहता है कि इनफिक्स से कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में। अब देखें प्रीफिक्स का वर्ड हो रहा है, तो चेंजेस क्या आएंगी वो समझ लो खाली, क्योंकि पहले आप अच्छी तरह भरपूर अंदाज में पोस्टफिक्स की, ये ऐसा नहीं कि प्रीफिक्स एग्जाम का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे पोस्टफिक्स है, लेकिन क्योंकि आप लोग यूनिवर्सिटी के मेच्योर स्टूडेंट हो तो ऐसा नहीं होता कि मैं आपको हर चीज़ समझाऊं। एक चीज़ समझा दी तो उसी के बेसिस पे दूसरी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो देखो मैं वही बात बता रहा हूँ कि पोस्टफिक्स का अच्छी तरह प्रैक्टिस करो तो इनफिक्स में समझ में आ जाएगा। तो मैं दोबारा अपने मुद्दे पे आता हूँ कि ये सवाल है और आप चाहते हैं कन्वर्ट इनटू प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में करना क्या है, तो हमें करना तो वही 2 स्टेप है ना, ये तो नहीं कि हम स्टेप चेंज कर देंगे। पहले हम करेंगे कन्वर्जन एंड वैल्यूएशन ऑफ इनटू प्रीफिक्स, दोनों को हमें करना है, दोनों काम करना है। इसका मतलब पहली बात तो ये हो गई कि हम पहले ये देखेंगे, पहली बात समझ ही नहीं आ रहा कि अंडरलाइन क्यों दे रहा है। अच्छा पहला तो हम करेंगे कन्वर्ट और फिर दूसरा हम करेंगे इसके अंदर वैल्यूएशन, ठीक है। तो यही जो हमने प्रोसेस में किया था वही 2 स्टेप हम यहाँ पे भी करेंगे। अब मैं पहले कन्वर्ट के स्टेप सिखाता हूँ, फिर उसके बाद फिर वैल्यूएशन के स्टेप सिखाता हूँ। चेंजेस जहाँ पर चेंज आना है ना सिर्फ वो बताऊंगा, ताकि आप उसको लिख लें अपने पास कहीं पे, वो कि इसके अंदर एल्गो लिखा हुआ होगा। अच्छा मेरे भाई देखो, पहले स्टेप था स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर स्कैन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगा, बस ये एक बात हो गई। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, स्कैन फ्रॉम, अगर हमें करना है कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे क्या कि स्कैन फ्रॉम राइट, राइट टू लेफ्ट, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नंबर 1 जो चेंज हो रहा है सिर्फ वो बता रहा हूँ आपने, राइट टू लेफ्ट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब स्कैनिंग जो करनी है वो हमें इस साइड से करनी है, यानी ये वाली साइड से हम रीड कर रहे हैं। तो पहले 1 रीड करेंगे, फिर प्लस रीड करेंगे, फिर ये रीड करेंगे, ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद कोई चेंज नहीं आएगा। ऑपरेट, हम कन्वर्टर की कन्वर्जन की बात करें, ऑपरेंड आएगा तो आउटपुट, ऑपरेटर आएगा तो स्टैक, प्रेसिडेंस आएगा तो वैसे ही बिल्कुल डील करेंगे जैसे पहले डील किया था। बस दूसरा फर्क ये आएगा जो बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ गया होगा, दूसरा फर्क सिर्फ ये आएगा कि आपने करना ये है कि क्लोज ब्रैकेट को, यानी क्लोज ब्रैकेट हम किसको कहते हैं, राइट पैरेंथेसिस, राइट, क्लोज ब्रैकेट को आपने स्टैक में डालना, पुट इट इनटू स्टैक, ये समझ में आ गया। पहले हम ओपन ब्रैकेट को स्टैक में डाल लेते हैं, अब क्लोज ब्रैकेट को स्टैक, क्योंकि राइट से स्कैन कर रहे हैं ना, तो अब हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि स्टैक में जैसे मिसाल के तौर पे क्या आएगा, 1 आउटपुट पे चला जाएगा, अभी मैं अगर उसको देखूं 1 आउटपुट पे चला जाएगा, प्लस स्टैक में आ जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज है वो स्टैक में आ जाएगा, फिर 2 आउटपुट पे चला जाएगा। अच्छा हम सॉरी, मैं लिखूंगा भी इसको राइट से ही, ऐसा ना हो कि उसको लेफ्ट से लिखो, यानी 1 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएगा, ठीक है, राइट से लिखूंगा, उसको लिखूंगा भी राइट से, फिर स्टार जो है वो यहाँ चला जाएगा, फिर ब्रैकेट दोबारा यहाँ आ जाएगा, फिर 4 यहाँ लिखूंगा, यानी लिखूंगा भी राइट टू लेफ्ट। जब स्कैनिंग राइट टू लेफ्ट कर रहा हूँ तो राइटिंग भी राइट टू लेफ्ट होगी। इस तरह से यहाँ पे चलना शुरू हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो ये 2 फर्क हैं खाली, इसके अलावा कोई और तीसरा फर्क एग्जिस्ट नहीं करता जो मैं आपको बताऊं। तो आपने सिर्फ देखना ये है कि इस प्रीफिक्स के अंदर बस शुरू में ऑपरेटर जरूर आने चाहिए, कम से कम एक। तो ये 2 फर्क के साथ आप चला दो, अगर पोस्टफिक्स स्ट्रांग है तो इसको चलाना कोई मुश्किल ही नहीं, ठीक है, एक बात तो ये होगी। अब आइए जो फर्क हमारे पास कन्वर्जन के अंदर है, वैल्यूएशन के अंदर है, वैल्यूएशन में हमें क्या चीज चेंज नजर आएगी वो सिर्फ पढ़ाऊंगा मैं आपको, बाकी जो करना है इसमें फर्क सिर्फ ये है कि आपने अब जो आपको प्रीफिक्स मिलेगा ना वो राइट टू लेफ्ट ही आप स्कैन करेंगे, यानी इसके अंदर भी अब क्योंकि आपको प्रीफिक्स एलिमेंट मिलेगा तो स्कैन अभी भी राइट टू लेफ्ट ही होगा। प्रीफिक्स में जो स्कैनिंग होगी वो अभी भी राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है, नंबर 1। और दूसरी चीज यहाँ पे जो चेंज आएगा ना, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ चेंज जो आएगा वो ये आएगा कि
आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि बकेट में क्योंकि ऑपरेंड डाला हुआ है, 6 है और यहाँ पे 9 है मिसाल के तौर पे, ये टॉप है ये बॉटम है, तो अगर कोई ऑपरेटर हिट होता है ना, अगर कोई ऑपरेटर हिट हो जाए, इसका मतलब होता है कोई भी ऑपरेटर, कोई ऑपरेटर हिट होता है तो अब उसका उल्टा हो जाएगा, पहले 6 ऑपरेटर 9 था, अब 9 ऑपरेटर 6 हो जाएगा। बस ये करना है। यानी अगर आपके पास इस सिचुएशन में आप हैं और आपके पास कोई ऑपरेटर रीड होता है, चाहे प्लस माइनस डिवाइड पावर कुछ भी होता है, तो अब आप जो है वो टॉप वाले को पहले रखेंगे और बॉटम वाले को बाद में। लेकिन पोस्ट फिक्स में आप क्योंकि लेफ्ट साइड से स्कैनिंग कर रहे थे तो बॉटम वाले को पहले रख रहे थे और टॉप वाले को बाद में। बस ये फर्क के साथ आपने चला देना, ये दो फर्क वैल्यूएशन के अंदर। अब आराम आराम से सेम क्वेश्चन यही वाले क्वेश्चन को उठा के पहले आप कन्वर्ट करें, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसको पहले कन्वर्ट करें प्रीफिक्स में, बहुत आसान है, और जो प्रीफिक्स आ जाए तो फिर उसको रिलेट करें। देखें आज का आंसर भी 17 ही आ जाए, और 17 इसका तो नहीं आया था, इसका -167 आ जाए। तो कंपाइलर में भी बेसिकली दोनों में से कोई एक मेथड अडॉप्ट करता है, ना तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई चेंज है, ना मेथडोलॉजी के अंदर कोई चेंज है, सब कुछ सेम है। तो बस सिर्फ स्कैनिंग की वजह से थोड़ा सा चेंजेस आ गए कि स्कैनिंग राइट से करते हैं, और उसको भी अगर तुम्हें रिमूव करना है ना, मैं ये परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बता रहा हूँ खाली जिसको समझ आ जाए, अगर इसको भी अगर खत्म करना चाहते हो ना कि हम वही करें जो पोस्ट फिक्स में कर रहे थे, तो तुम एक्सप्रेशन जो दी जाए ना और तुम्हारा इंटेंशन हो कि प्रीफिक्स करना है, तो एक्सप्रेशन को उल्टा कर लो। एक्सप्रेशन को उल्टा कर लोगे, यानी 1 को पहले लिख लो, फिर प्लस लिख लो, फिर क्लोज ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट कर दो, फिर 2 लिख लो, समझ आ रही बात है? फिर इस तरह लिख लोगे तो आपको फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर वही हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मतलब एक्चुअली ये अच्छा नहीं लगता, तो लिहाजा आप एक्स इसी तरह से लिखो जैसे दिया हुआ है, उसी को डायरेक्टली राइट से स्कैन करो और इन दो चेंजेस के साथ प्रीफिक्स करो। उम्मीद है कि तुम जो है मतलब आप लोग समझ गए होंगे। और डेफिनेटली सिर्फ समझने की बात नहीं है, आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। हमेशा याद रखना कि परफेक्शन जब आएगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करो। तो जो सवाल पोस्टफिक्स के लिए करो वही सवाल प्रीफिक्स के लिए करो। स्पेशली जो मैंने आपको सवाल बताए हैं वो तो जरूर सॉल्व करो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिए थे, यानी स्लाइड में दिखाए थे, वो मैं स्लाइड शेयर करूंगा तो आप लाजमी कर लेना उसमें। अच्छा, ये टास्क हमारा खत्म हो गया और हमने देखा असल में हम ये नहीं चाहते कि असल में ये स्टैक की एप्लीकेशन है, हमने इसमें स्टैक इस्तेमाल किया है और ये स्टैक जो है वो वही स्टैक है जो थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे। इसमें स्टैक के दो ऑपरेशन पुश एंड पॉप इस्तेमाल हुए, ये बात हम भूल ना जाए कि स्टैक के पुश एंड पॉप ऑपरेशन हमने खुद बनाए हैं और वो कोड भी हमने लिखा है। वो ऑपरेशन हमने यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया और वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो दिस इज फर्स्ट। अब हम आगे बढ़ने से पहले क्विक सॉर्ट भी एक एप्लीकेशन है, लेकिन क्विक से पहले मैं एक और टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा। वो टॉपिक जो है वो है रिकर्जन। रिकर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिकर्जन थोड़ा सा टाइम भी लेगा, आपको थोड़ा मुश्किल भी होगी, तो रिकर्जन के टॉपिक को मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं अगर टाइम मिला तो क्विक सॉर्ट डिस्कस करेंगे, वरना हम क्यू की तरफ चले जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। वी आर गोइंग टू मूव टू रिकर्जन। आइए रिकर्जन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो मैं देखूँ स्लाइड कौन सी है रिकर्जन की। ये है स्टैक की, इसमें तो नहीं है रिकर्जन, हाँ इसी में। मैं इसे स्टॉप करता हूँ और नई स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये अच्छा जी, ये जो स्लाइड है ये है रिकर्जन की, लेकिन मैं इसको पढ़ाने से पहले प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आप पास अगर 2 वीक 3 वीक कभी जो इतने भी वीक बाकी एग्जाम पता नहीं कब से है, तो हमारे पास कम से कम ये तो होना कि हमारे प्रोजेक्ट की तैयारी हो। देखें हमने प्रोजेक्ट को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैं 10 मिनट आपको देता हूँ और दोबारा से शेयरिंग करता हूँ, स्टॉप शेयरिंग। और अगर आपको याद हो शेयरिंग, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें से आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें और फिर मुझसे डिस्कस करें, यानी आप आपस में भी डिस्कस करें। जैसे मिसाल तो मैंने कहा था कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रूथ टेबल मैंने समझा दिया था। यानी एक आदमी अगर आपको कोई इनपुट यूं देता है कि ट्रू और फॉल्स ब्रैकेट, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू होल ब्रैकेट एंड और कौन सा ऑपरेशन पढ़े एंड और जोर भी पढ़ा है, ठीक है। चलो मैं एक और ऑपरेशन भी ऐड कर देता हूँ, इम्प्लीकेशन फॉल्स। अब बताओ इसका फाइनल ट्रूथ टेबल क्या होगा इसका, ठीक है वो सही है। मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ, मुझे किसी से कंसर्न नहीं, कौन बना रहे
इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा? तो इसके अंदर बेसिकली हम इसको कहेंगे ट्रू फॉल्स की जगह कहेंगे ए बी, ए इंटू बी एंड ए इंटू सी। अब इसके अंदर अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो आप 3 वेरिएबल के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, ए बी सी। तो 3 वेरिएबल में तकरीबन जो है वो 8 कॉम्बिनेशन बनता है, यानी 1 1 1 1 1 1 1 1 0, ठीक है, 1 इस तरह से 0 1 एंड सो ऑन। इसकी कोई 8 बुनियादी जो है वो ऑपरेशंस होती है, उस पर हमें हर एक का आउटपुट चाहिए। तो ये ट्रूथ टेबल कहलाता है। तो इस एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल हम बनाएं, ना कि हमारी मशीन बना दे। तो हम कोई हार्ड कोडेड नहीं करेंगे, बल्कि एक्सप्रेशन चेंज होती रहेगी, आउटपुट चेंज होता रहेगा। यानी कोई अगर सिंपल दे दे ए और बी, ठीक है, ए और बी इम्प्लीकेशन सी, तो हम इसको कैसे देखेंगे? तो हार्ड कोड तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर दफ़ा एक्सप्रेशन चेंज हो सकती है। इस बेसिस पे हमें इस पे जो है वो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का सहारा लेके सॉल्व करेंगे, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। तो हम इसमें से प्रीफिक्स को तो नहीं, पोस्टफिक्स लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मतलब हमें एक एप्लीकेशन भी पता चल जाएगी कि हम ट्रूथ टेबल की कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह कर सकते हैं। तो ये आप सोचें, आप लोग 15 तो स्टूडेंट 3 करोगे, 5 ग्रुप बनेगा मुश्किल से, 14 स्टूडेंट 4 ग्रुप बनेगा मुश्किल से। तो ये आप करें। और आप जुमरात की क्लास में मेरे भाई, जुमरात की क्लास में मैं आपको एक चीज शो कर दूं। आप मुझसे बीच में भी डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। जुमरात की क्लास में आप ये प्रपोजल भर के मुझे दे दें, ठीक है। ये प्रपोजल जो है वो 3 पेजेस का है। इसमें आपने, ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको प्रपोजल लिखना भी आए और समझ में भी आए कैसे लिखते हैं। तो एक एक लाइन ही लिख दो। सबसे पहले तो आप अपना नाम, स्टूडेंट नेम और ये कोर्स नेम लिख देंगे यहाँ पे। प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ लिख देंगे आप। मोटिवेशन, ये प्रोजेक्ट क्यों लिया? आप कहेंगे मुझे बाइनरी रिसर्च बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इसलिए ले लिया मैंने, ये बाइनरी रिसर्च के ये फ़ायदे हैं, फलां के ये फ़ायदे हैं। आप एक लाइन लिख दें। मोटिवेशन का मतलब था आपने क्यों सेलेक्ट किया, तो आप इसको मिटा के एक लाइन लिख दें इसकी जगह पर। सिर्फ 1-2 लाइन लिखनी ताकि आपको आदत डले। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, आपने अब तक क्या समझा है, नहीं समझा, तो आप कहते हैं कि हम अंडर फेज ऑफ डिस्क्रिप्शन के हैं, अभी हमने समझा नहीं है। समझ किया थोड़ा बहुत तो फिर आप लिख दो वो 1-2 लाइनें। बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, तो बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट लिख दें आप यहाँ पे। फंक्शनल फीचर, यानी फंक्शनल फीचर कहते हैं कि आप इसके अंदर क्या करना चाहते हैं। जैसे मूवी वाले के अंदर मूवी सॉर्टिंग करना चाहते हैं, सर्चिंग करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे इन दिस प्रोजेक्ट वी विल डू द सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड स्टोरिंग द मूवी इन सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड फॉलो ऑर्डर। या अगर ये अभी जो मैं दिखा रहा था, क्या नाम है, ट्रूथ टेबल जनरेशन में आप लिख देंगे कि वी आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट आवर ट्रूथ टेबल जनरेटर एंड द फॉलोइंग फीचर आर, नंबर 1 हाउ क्या कहते हैं, बाइनरी एक्सप्रेशन विल बी गिवन एंड वी विल कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल बाय यूजिंग द डायनेमिक मीन। बस 3 लाइनें लिख के छोड़ देंगे उसको। इस पे मेहनत नहीं करनी ज़्यादा। और स्टार्ट द मोस्ट, ये आप अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। प्रोजेक्ट प्लानिंग छोड़ दें, आप लिख दें मुझे 20 घंटे चाहिए, इसमें 30 घंटे चाहिए मुझे, तो जितने आवर्स चाहिए वो आप लिख दें यहाँ पे कि वी नीड 3 आवर्स, 4 आवर्स, 20 आवर्स, 40 आवर्स, जो भी आवर, एक लमसम आवर लिख दें कि मुझे इतना जो है वो रिक्वायर्ड है। फिर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, क्या हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो हम तो हार्डवेयर बेस्ड बना नहीं रहे, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट है तो कहेंगे हाँ हम पाइथन लैंग्वेज जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई डायग्राम है तो फ्लो डायग्राम बना दें, वरना छोड़ दें। और एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन जो है वो यहाँ लिखें। तो जो फिल कर सकते हैं वो फिल कर दें, जो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसका पहला पेज तो फिल कर दें वाला, ताकि हमें पता चले कि भाई ये प्रपोजल जो है वो आपने सबमिट कर दिया। कहाँ पे सबमिट होगा? जहाँ पे मैंने प्रपोजल रखा है वहीं पे जाके आप इसको असाइनमेंट के तौर पे सबमिट कर दें इसको। और एक ग्रुप का एक मेंबर, 3 लोग हैं तो एक मेंबर सबमिट कर दें। तो नेक्स्ट थर्सडे का टाइम है आपके पास, अभी जो कमिंग थर्सडे आएगा 3 दिन, उसमें आप ये सबमिशन कर लें। कोई कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप पर मुझसे डिस्कस करें। तो मुझे अगले वीक जो है और काम शुरू कर दें। आप मुझसे पूछें, किसी और से पूछें, किससे पूछना पूछें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जरूर लाजमी कीजिए ताकि आपको जो है वो तरीक़ाकार, मतलब आप ना समझना कि ये इतना मुश्किल में डाल दिया, ये मुश्किल नहीं, ये आपकी लर्निंग है। अभी आप थोड़े दिन बाद जो है वो कोर्स प्रोजेक्ट के बजाय वो वाला प्रोजेक्ट करेंगे। कौन सा प्रोजेक्ट? FYP प्रोजेक्ट। तो ये सब चीज़ें तो वहाँ तो 10 पेज का फॉर्म भरना होगा। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। शुरू से थोड़ा थोड़ा करके आप अपने आप को एक्सेप्ट करें।
ठीक, क्योंकि अच्छा ज़रूरी नहीं कि आप वही प्रोजेक्ट करें जो मैं दे रहा हूँ, उसके अलावा भी प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं, कहीं से बाहर से ले लें, किसी चीज़ अपने सीनियर से पूछ लें, टीचर से पूछ लें, लैब अटेंडेंट से पूछ लें, शायद उसके पास कोई अच्छा आइडिया। इसलिए मैंने आखिर में लिख दिया कि आपका अपना आइडिया भी जो है वो यहाँ पे 10वें में लिया जा सकता है। तो सवाल यहाँ पे आगे बढ़े, तो क्वेश्चन है तो बताओ। थर्सडे का टाइम दिया मैंने, थर्सडे ये ध्यान में रखना एवरीवन। सर मैं अगेन प्रपोजल सबमिट करूँ? जी जी, अगेन से मुराद पहले कर दिया है क्या? पहले कर दिया क्या? मैंने देखा नहीं कितने लोगों ने प्रपोजल जमा किया, और करा दिया तो ऐसे ओके, कोई बात नहीं, इसको लिखने की कोशिश करें। अच्छा जी, स्टॉप शेयरिंग कर दी मैंने वाई स्लाइड के ऊपर, और वी आर मूविंग टू द रिकर्जन। इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट में सबसे वीक एरिया है रिकर्जन। आज थर्सडे, हाँ मंडे को, सॉरी 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 सॉरी, बाय मंडे। अच्छा दिला दी भाई। नहीं मेल नहीं करना ना, मेल नहीं करेंगे आप। गूगल गूगल क्लासरूम में जो प्रपोजल वाला पार्ट है वो मैंने एज असाइनमेंट जमा किया है, तो आप वहाँ पे एज असाइनमेंट सबमिट कर देंगे इसको। कोई ग्रेडिंग तो नहीं होगी इसकी, लेकिन वहाँ पे आ जाएगा। मेल भी चेक करना ज़रा मुश्किल है, तो उसी को आप जो है ना गूगल फॉर्म पे जाके, गूगल ड्राइव, गूगल क्लासरूम में जाके जमा करें बाय मंडे। अच्छा हो याद दिला दी ना, थर्सडे बाय मंडे। अगले वीक से, इस वीक से काम करना शुरू करना है। वेरी गुड। कोई भी इशू व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज कर देंगे ताकि हम उसी को उसी बार रेक्टिफाई करें इसमें। अच्छा जी, रिकर्जन मिड से आएगा, लेकिन 30% सवाल होंगे। 5 सवाल होंगे तो 2 सवाल या 1.5 सवाल मिड से होंगे, क्योंकि पता नहीं मिड के बाद हम कितना पढ़ सकें, कम पढ़ सकें। तो लाजमी हमेशा ऐसी होता है कि 70% जो है वो फाइनल में नया होता है और 30% पुराना, क्या पुराना भूल ना बैठे। अच्छा जी, आइए हम पढ़ते हैं, कुछ शॉर्ट को स्किप करते हैं, अभी रिकर्जन की तरफ आते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? अच्छा, मैं रिकर्जन को समझाने के लिए आपको पहले अपने तरफ से कुछ सवाल सॉल्व करता हूँ बिफोर गोइंग टू स्लाइड, और फिर काम को हम आगे बढ़ाते हैं। रिकर्जन एक ऐसा एरिया है जो हमारे तमाम स्टूडेंट का बहुत वीक है, और आपने रिकर्जन को अभी तक यूज नहीं किया होगा। सबसे पहली बात तो ये बताओ कि रिकर्जन की डेफिनेशन क्या है? जल्दी बता दो, टेक्स्ट में बोलना, टेक्स्ट में बता दो। जी, सबसे पहले बताओ रिकर्जन किसे कहते हैं? नहीं पता किसी को? नहीं पता बाकी। रिकर्जन, व्हाट इज अ रिकर्जन? वेट कर रहा हूँ आंसर। The process in which a function called itself is known as recursion. Very good. और कोई जिसको पता हो? जिसको नहीं पता तो वो बात नहीं। फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ, सही। अच्छा, मैं अब फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, सही है, दोनों तरीके से, एल्गोरिथम फॉर्मेट में भी, मैथमेटिकल फॉर्मेट में। इस दोनों में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन बस देखने में फर्क होता है। जैसे ऐसे ही देखने में फर्क है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई कहे कि, मिसाल दे रहा हूँ, कोई कहे कि 16 लिखा हुआ है, तो कोई कहे नहीं 16 थोड़ी लिखा हुआ है, ये तो बेसिकली 9+7 लिखा हुआ है। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, 9+7, इन दोनों में बज़ाहिर कोई फर्क नहीं है। ये भी 16 और ये भी 16 है, लेकिन देखने में फर्क है दोनों। तो यही फर्क हम एल्गो और मैथमेटिकल, फर्क दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन सिर्फ देखने में फर्क। हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ अगर जाएं, ठीक है ना, तो हम मैथमेटिकल डेफिनेशन कह रहे हैं, इट इज रिक्वायर्ड इफ, सॉरी मैं इसको यूं लिखता हूँ, इफ previous
Yes, values are needed to find the current value. ठीक है, ये एक जुमला मैंने बोला कि प्रीवियस वैल्यू को निकालने के लिए करंट वैल्यू अगर चाहिए हो तो इसको हम रिकर्जन कहते हैं, इज कॉल्ड रिकर्जन। क्या हो गया? रिकर्जन। ठीक है, अगर प्रीवियस वैल्यू को निकालने के लिए अगर हम करंट वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली रिकर्जन। दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। मिसाल के तौर पे हमने कई जगह पे देखा है कि यूं लिखते हैं हम कि एक्स एन विच इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन, ठीक है, और एक्स एन माइनस वन प्लस 5, और मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक रिलेशनशिप है, ये एक रिकर्जन रिलेशनशिप है। ठीक है, दिस इज अ ये मैथमेटिकल फॉर्म में समझा रहा हूँ, अभी मैं एल्गो में आया भी नहीं हूँ मैं अभी। रिकर्जन रिलेशनशिप। ठीक है, रिकर्जन को समझना इसलिए जरूरी है कि ये मैथमेटिक्स की कोर है बिल्कुल, और हम मस्तियाँ कर रहे हैं। शिप का फील टाइप कर गया, टाइप करने लिखी नहीं। ठीक है, चलिए, ये एक रिकर्जन रिलेशनशिप है और इसको हम रिकर्जन रिलेशनशिप ऊपर वाले फार्मूले के बेसिस पे कह रहे हैं। यानी अगर कोई ये कहता है कि भाई आप क्या करो, आप ये करो कि x ऑफ 5 की वैल्यू निकाल लो, x ऑफ 5 की वैल्यू निकाल लो, तो आप कहोगे x ऑफ 5 की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं रिकर्जन रिलेशन को इस्तेमाल करता हूँ तो इट मीन्स वी नीड टू फाइंड द x ऑफ 5 which is equivalent to x of 4 plus 5। ऐसे ही होगा ना, ये आप कहोगे ये चाहिए। यानी रिकर्जन में आपको ये रिक्वायर्ड है, x ऑफ 5 अगर कोई निकालने कह रहा है तो रिकर्जन रिलेशन को अगर इस्तेमाल करें तो n-1, यानी n अगर 5 है तो n-1 यानी 4, तो x ऑफ 4 ऑफ 5 प्लस 5। तो आप कहोगे x4 तो मालूम ही नहीं है मुझे, x4 तो मुझे मालूम नहीं है। तो अगर, अब गौर से देखना, अगर करंट वैल्यू निकालने के लिए प्रीवियस वैल्यू की रिक्वायरमेंट हो जाए तो दिस इज कॉल्ड रिकर्जन। और इट्स नॉट एसेंशियल कि एक ही हो। मिसाल के तौर पे एक और रिकर्जन रिलेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि आप कहते हैं कि x ऑफ n विच इज इक्वल टू x ऑफ n विच इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस 2 प्लस x ऑफ n माइनस 1। ये रिकर्जन रिलेशनशिप है। अब अगर कोई कहता है कि मुझे x ऑफ 5 चाहिए, ये भी सारी मैथमेटिकल बात हो रही है, इसी को मैं एल्गो में ले जाऊंगा। ठीक है, ये कई दफा आपने यूज किया है लेकिन आपको याद नहीं होगा, मतलब इसको रिकर्जन इस तरह से कहते हैं। तो ये कहेगा x ऑफ 3 प्लस x ऑफ 4। अब आपको प्रीवियस दो वैल्यू चाहिए, तो इस इज नॉट एसेंशियल कि एक ही वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने ये लिखा है। बाद में लोग परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं कि एक ही वैल्यू नहीं। इफ यू नीड टू फाइंड x ऑफ 5 करंट वैल्यू, यू नीड टू प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, पता ही नहीं है मैं कहां से निकालूंगा। तो इसी तरह से x ऑफ 5 चाहिए तो x ऑफ 4, तो आप कहेंगे अच्छा चलो पहले x ऑफ 4 निकाल लेते हैं। तो इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द x ऑफ 4, समझने की कोशिश करना, रट्टा नहीं लगाना, x ऑफ 4, तो इसका मतलब है आपको x ऑफ 4 निकालने के लिए वी नीड x ऑफ, रिकर्जन रिलेशन को देख रहा हूँ, x ऑफ 3 और प्लस 5 तो सब में आता जाएगा ना, 5 तो ये रिकर्जन रिलेशन में देखा मैंने कि मुझे 4 निकालना है। रिलेशन कह रहा है कि अगर आपको 4 निकालना है तो 3 का पता होना चाहिए प्लस 5। अब आप कहेंगे 3 तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो 3 के निकालने के लिए, 3 निकालने के लिए आप कहेंगे चलो 3 निकालो, तो मसला तो कोई नहीं है। x ऑफ 3 विच इज इक्वल टू x ऑफ 2 प्लस 5। समझ में आ रही बात है? तो आप कहेंगे कोई इशू थोड़ी, निकाल लो 3। अब 3 निकालने के लिए 2 की जरूरत है। अगर 2 की जरूरत है तो अब आप कहेंगे पहले 2 निकाल लेते हैं। अब ये कब तक चलता रहेगा ये समझाने की बात है।
तो मैं कहता हूँ कि x ऑफ 2 पे निकाल लें, चलो कोई भी इशू नहीं है, x ऑफ 2 पे निकाल लेंगे आप। तो x ऑफ 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू x ऑफ 1 प्लस 5, ठीक है। आप कहेंगे अच्छा x ऑफ 1 निकाल लेते, x ऑफ 1 निकाल, x ऑफ 0, तो मैं कहता हूँ चलो यहाँ पे, और यहाँ पर एक कंडीशन में लिख देता हूँ, वो ये साइड में, सिंस x ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 3, मैं मिसाल के तौर पे, ये गिवन है, हमें ये गिवन है कि x ऑफ 1 जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है, x ऑफ 1 जो है वो 3 है, ये हमने गिवन कर दिया। x ऑफ 1 अगर 3 है तो हमें फौरन से पता चल जाएगा कि x ऑफ 1 3 है, तो 3 और 5 8 हो जाएगा। 8 होने से x2 की वैल्यू पता चलेगी, तो यहाँ पुट करेंगे तो 8 और 5 13 हो जाएगा। x3 की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पुट करेंगे 13 और 3 जो है वो 18 हो जाएगा। x4 की वैल्यू यहाँ रखेंगे 18 और 5 जो है 23 हो जाएगा, तो x5 की वैल्यू 18। यानी जैसे ही हमें एक की वैल्यू मालूम हुई तो हम वहां पहुंच गए। तो इससे ये जाहिर होता है, और अगर हमें x1 की वैल्यू नहीं दी जाती तो हम जिंदगी भर इक्वेशन को ऐसे ही खोलते रहते, सॉल्व तो कर ही नहीं सकते थे। इट मींस वी नीड समथिंग टू सॉल्व द रिकर्जन। अब वो लिखवा रहा हूँ, अभी मैं सब मैथमेटिकल फॉर्मेट के अंदर हूँ भाई। तो इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व द रिकर्जन, तो द रिक्वायरमेंट ऑफ रिकर्जन, ये ध्यान में रखना जो मैं लिख रहा हूँ। ये बुक में तुम्हें इस तरह एज इट इज मिलेगा नहीं है, ये अपने उससे लिख रहा हूँ, क्या नाम है, एक्सपीरियंस से। नंबर 1, ठीक है, इनिशियल कंडीशन मैं बताऊंगा सारे में। नंबर 2, रिकर्जन रिलेशन, एंड नंबर 3, स्टॉपिंग क्राइटेरिया या स्टॉपिंग कंडीशन, ठीक है। स्टॉपिंग कंडीशन, अब जब भी आप किसी रिकर्जन को चलाना चाहते हैं, कहीं अपने पास लिख लेना ये बात, कभी भी आप किसी रिकर्जन को चलाना चाहते हैं तो आपके पास ये 3 चीजें आपके सामने होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप रिकर्जन को नहीं यूज कर सकते, चाहे एल्गो में हो चाहे आपका मैथमेटिकल हो। तभी तो मैथमेटिकल पढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी जो मैंने यहाँ पर जो सॉल्व कराया उसमें ये तीनों चीजों को मैं समझा देता हूँ। आपके पास इस वक्त इस वाले रिकर्जन के अंदर इनिशियल कंडीशन x1 इज इक्वल टू 3 है। अगर नहीं होता तो आप इन तीनों में से कोई एक भी चीज नहीं है ना, तो आप नहीं चला सकते रिकर्जन, मतलब रिकर्जन फ्रूटफुल नहीं होगा, आप सही से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे उसको। तो इनिशियल कंडीशन कौन सी है, x1 इज इक्वल टू 3, ये इनिशियल कंडीशन है नंबर 1। उसके बाद रिकर्जन रिलेशन ये वाला इसका रिकर्जन रिलेशन है, ये तो हम अभी देखेंगे कि क्यों हर एक का रिकर्जन रिलेशन डिफरेंट होता है, ये सेकंड पार्ट हो गया इसका। और जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है वो ये है 5, यानी आप x1 से शुरू करेंगे और 5 पे जाकर रुकेंगे, यानी जो गिवन होता है कि इसकी वैल्यू निकालो, तो जिसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है वो स्टॉपिंग क्राइटेरिया, समझ आई बात है। तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया तो चेंज हो सकता है, लेकिन इनिशियल और रिकर्जन सेम सवाल में चेंज नहीं हो सकता। इनिशियल कंडीशन हमेशा यही रहेगी अब, और इस वाले सवाल में रिकर्जन रिलेशन हमेशा ये रहेगा। स्टॉपिंग क्राइटेरिया चेंज हो सकता है। मिसाल कल को कोई कहे कि we need to find the x of 12, it means the stopping criteria is different because we will start from 1 to 12. So we need to find the value of the 12, so you will start from 12 and then 11, then 10, then 9, then 8 and so on to then 1. जैसे 1 पे पहुंचोगे हिट करोगे 1 और वो रिवर्स देना शुरू करेगा, समझ आई। अब ये मैथमेटिकल मॉडल है, ये क्या है, मैथमेटिकल मॉडल है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ये क्यों पढ़ रहे हैं। एक तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिकर्जन। हमें वर्ड सुना हुआ है, डेफिनेशन सुनी हुई है। मैं इसके सवालात जब मैं आपसे कहूँगा कि इससे सॉल्व करो तो आप नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपको इसका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ना हो बिल्कुल अच्छी तरह से। तो अभी मैं मैथमेटिक्स समझा रहा हूँ, और हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैक की जरूरत होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो स्टैक है वो कंपाइलर खुद बनाता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कंपाइलर जब स्टैक बनाता है तो किस तरह बनाता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं भी सारा आपको एल्गो के फॉर्मेट में समझाऊंगा, अभी सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मेट में समझाऊंगा। कोई ये कहता है कि x12 निकालो, तो मेरे भाई आप x12 निकालने के लिए जब जाते हैं तो आप
रिकर्जन रिलेशन की तरफ जाते हैं। x12 इज इक्वल टू x ऑफ 11 प्लस 5। ये मेरा रिकर्जन रिलेशन है, इनिशियल स्टार्ट किया मैंने। सर मीटिंग ऑफ हो जाएगी, सेव कर लें, सेव कर लें। अच्छा, इसको हम दोबारा लिख लेंगे इसको। तो ये तो अब हमारा काम खत्म हो गया, अभी 1 मिनट है ना, हम अभी नई बात शुरू करेंगे इसके बाद। बस ये जल्दी से मैं निपटाता हूँ उसको। सही, ये बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गया 12 और 11, और 11 हमें चाहिए होगा तो हम कहेंगे x11 को निकालो। x11 इज, थैंक यू है वैसे बताने का। x11 निकालने के लिए x10 प्लस 5। अब सवाल यहाँ पे क्या आता है कि अगर इसको मैं कंप्यूटर में 5, अगर हम कंप्यूटर में सॉल्व कर रहे होते तो मैं तो जल्दी नहीं बोल रहा हूँ ताकि वो मीटिंग खत्म होने से पहले इसको हम बता। मैं वैसे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, ठीक है। तो x10, तो मैं जब x12 निकालने जा रहा हूँ तो मुझे x11 चाहिए। तो आप कहेंगे x12 को छोड़ के जब x11 पे जा रहे हो तो x12 को कहीं रखोगे ना, तो आप एक स्टैक बनाते हो और कहते हो कि x12 निकालना था, निकाल नहीं सका,